उदित्य, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपका क्या राय है? आप जब कॉलेज आए तो आने के बाद में कैसा लगा आपको कॉलेज? 2024 में एडमिशन लिया था। बहुत सुना था, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। यहाँ की पढ़ाई, स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेकर सब कुछ ही अच्छा लगा मुझे। एवरीथिंग वाज लाइक टॉप नॉच। बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे आदित्य आपके पास में, फिर क्यों केली आपने ऑप्ट किया? बिकॉज एट एनी डे इट मैचेस एनी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, जो इंफ्रा है, इससे JNMC को सिलेक्ट किया था मैंने। डिम्ड यूनिवर्सिटी में जैसा कि लोग सुनते हैं समझते हैं, उनकी परसेप्शन ये होती है कि एक बड़ा सा लार्ज साइज कैंपस होता है। जैसे आपको क्या लगा क्या कि ये कितना मैटर करता है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है आपके कॉलेज में, लैब्स कैसे हैं? कॉलेज तो काफी पुराना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, बट एक नॉर्मल सेटल सिंपल सोबर जैसे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए वैसा तो है। और लैब्स तो बिल्कुल हाईली इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे स्किल लैब भी है फॉर वर्चुअल स्टिमुलेशन। एक ड्रीम होता है हर मेडिकल स्टूडेंट का कि हम डॉक्टर बने। और जब आप क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, जब आपको पहली बार एप्रन दिया गया, वाइट कोट सेरेमनी आपकी हुई होगी। And conduct myself in a manner worthy of its heritage of service to society. तो उस समय का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लग रहा था आपको? लाइक फर्स्ट टाइम वाइट कोट पहनना, कि आपको किसी ने अब लाइसेंस दे दिया दैट नाउ यू आर रेडी टू ट्रीट द पीपल इन द फ्यूचर, नॉट नाउ। जब कैडेवर ओथ हुआ आपका, उसके बाद में जब पहली बार आपको मौका मिला वहाँ पे, उस समय की फीलिंग क्या थी? हाँ, जब हाथ में पहली बार स्कैल्पेल उठाया था तो थोड़ा समथिंग न्यू फील हो रहा था कि ये क्या है, क्या करना है। फिर जब स्किन हटाया, फिर फैट हटाया, बट जब इसको 2-3 बार करने लगे तो ऐसा लगा कि हाँ, ये तो हम करते ही। थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में बताइएगा कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी थी उस वक्त, तो जब मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज फीस वॉज हॉस्टल चार्जेस कितना पे कर रहे हैं, और कुछ एड ऑन एक्सपेंसेस। हॉस्टल फीस वॉज हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट इंटरेक्शन के सीरीज में आज हमारे साथ में है कुमार आदित्य, जो कि केली यानी कि JNMC बेलगांव, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगांव और बेलगावी भी कहा जाता है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। डिम्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। करेंटली 250 MBBS की सीट्स है यहाँ पे, एंड 220 सीट्स इनकी PG की भी है, और सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में 47 सीट्स हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सेशन का, वो यही है कि जानते हैं कुमार आदित्य से उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा लगा उनको उनका कॉलेज, अब तक का सफ़र कैसा रहा, और बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हर स्टूडेंट को, जो कि एस्पायरिंग स्टूडेंट है और पेरेंट्स, उनको हेल्प करता है उनके डिसीजन मेकिंग में। तो कुमार आदित्य, आपका मैं वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू, आप आए हमारे इस सेशन में। और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल पाना, और ये एक काफ़ी वैल्यूबल सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो आदित्य, थोड़ा अपने बारे में आप बताओ, आप कहाँ से हो और कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया, और कौन से बैच है आपका भी MBBS का? सो आई एम कुमार आदित्य, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JNMC बेलगाम। मैंने एडमिशन लिया था 2024 में, एंड आई एम फ्रॉम पटना बिहार बट करेंटली लिविंग इन वाइटफील्ड बैंगलोर। परफेक्ट। तो उदित्य, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि केली यानी कि JNMC बेलगांव एक बहुत ही हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशन है, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और डिम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में बहुत लोग पसंद करते हैं। आपका क्या राय है? आप जब कॉलेज आए तो आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन रही होगी, बहुत कुछ आपने सोचा होगा, इस कॉलेज के बारे में सुना होगा। तो आने के बाद में कैसा लगा आपको कॉलेज, अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कॉलेज में आने के बाद? हर स्टूडेंट की सर एक एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज से। लाइक आफ्टर कमिंग टू JNMC 2024 में एडमिशन लिया था। बहुत सुना था, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। यहाँ की पढ़ाई, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेकर सब कुछ ही अच्छा लगा मुझे। कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, एवरीथिंग वाज लाइक टॉप नॉच। तो खुश हैं आप इंस्टीट्यूशन में आने के बाद से अब तक के सफ़र में? अभी तक तो मुझे 2 साल हो गए हैं, परफेक्टली फाइन। परफेक्टली फाइन। बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे आदित्य आपके पास में, फिर क्यों केली आपने ऑप्ट किया? लाइक 2024 में जो मेरे मार्क्स थे,
इट वाज गेटिंग मी कॉलेजेस इन बैंगलोर इटसेल्फ जो लाइक 12 लाख वाली फीस पे होते थे। एंड कर्नाटका में मुझे बहुत सारे कॉलेजेस मिले थे जो 12 लाख वाली फीस पे थे। बट जेएनएमसी लेना, बिकॉज एट एनी डे इट मैचेस एनी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया। इसकी जो फैसिलिटीज हैं, जो एमिनिटीज हैं, जो इंफ्रा है, इसलिए जेएनएमसी को सिलेक्ट किया था मैंने। हाँ, मुझे याद है क्या कि आपके काउंसलिंग के वक्त में जब हम कनेक्टेड थे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में थे कर्नाटका के हम्म। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के। बट वहाँ पे आपको कोई ऐसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहा था, और ऑल्दो आप चाहते तो कॉस्ट सेविंग कर सकते थे। आपके कॉस्ट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, बट स्टिल आप और आपके पेरेंट ने एक सही कॉल लिया कि एक लोअर रैंक कॉलेज में जाने से बेटर है कि एक हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशन में जाए। उसकी एक्सपीरियंस की बात अलग होती है। यस सर। क्या स्पेशल है आपके कॉलेज में? क्या सबसे अच्छा लगा आपको ये जेएनएमसी बेलगांव का? जेएनएमसी वैसे तो कर्नाटका में है, बट ड्यू टू बीइंग इट इन द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं फील होता है। मराठी हैं तो उनको हिंदी समझ में भी आती है, वो बोलते भी हैं, और बाकी जो यहाँ पे कन्नड़ा बोलते हैं उनको भी हिंदी समझ में आता है। तो क्लिनिक्स जो होती हैं वहाँ पे आपको ये इजी पड़ जाता है, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर्नशिप हो, तो इजी टू अडेप्ट है कंपैरेटिवली अदर कॉलेजेस इन कर्नाटका। ओके, चलिए। डिम्ड यूनिवर्सिटी में जैसा कि लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनकी परसेप्शन ये होती है कि एक बड़ा सा लार्ज साइज कैंपस होता है और बहुत डिफरेंट होता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। आपको क्या लगा क्या कि ये कितना मैटर करता है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है आपके कॉलेज में? लैब्स कैसे हैं? कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है कॉलेज का? कॉलेज तो काफी पुराना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, बट एक नॉर्मल सेटल सिंपल सोबर जैसे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए वैसा तो है। और लैब्स तो बिल्कुल हाईली इक्विप्ड विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे स्किल लैब ओके। भी है फॉर वर्चुअल स्टिमुलेशन, जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं उसको वर्चुअली स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे काफी ओके। एक्सपीरियंस मिलता है। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर इफ यू टेक, तो यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज भी हैं, स्पोर्ट्स कमेटी, थिएटर कमेटी। ऑब्वियसली मैं स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता हूँ, तो मेरे को तो ओके। बहुत मजा आता है। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग यहाँ पे, मतलब आपको जो चाहिए, जिम वगैरह सब कुछ है। ओके, चलिए। डिम्ड यूनिवर्सिटी में जैसा कि लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनकी परसेप्शन ये होती है कि एक बड़ा सा लार्ज साइज कैंपस होता है और बहुत डिफरेंट होता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। आपको क्या लगा क्या कि ये कितना मैटर करता है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है आपके कॉलेज में? लैब्स कैसे हैं? कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है कॉलेज का? कॉलेज तो काफी पुराना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, बट एक नॉर्मल सेटल सिंपल सोबर जैसे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए वैसा तो है। और लैब्स तो बिल्कुल ओके। हाईली इक्विप्ड विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे स्किल लैब ओके। भी है फॉर वर्चुअल स्टिमुलेशन, जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं उसको वर्चुअली स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे काफी ओके। एक्सपीरियंस मिलता है। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर इफ यू टेक, तो यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज भी हैं, स्पोर्ट्स कमेटी, थिएटर कमेटी। ऑब्वियसली मैं स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता हूँ, तो मेरे को तो ओके। बहुत मजा आता है। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग यहाँ पे, मतलब आपको जो चाहिए, जिम वगैरह सब कुछ है। तो ओके। 9 to 5 तो आपका कॉलेज चलता है, बट फाइव टू हम्म। एट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको अपने आप को रिलैक्स करना होता है, और मेरे लिए वो स्पोर्ट्स है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। आदित्य, +2 तक की पढ़ाई जो स्कूल की पढ़ाई होती है, उसके बाद में ऑल ऑफ ए सडन आप जब एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में आते हैं, वो भी एमबीबीएस जैसी पढ़ाई जो कि काफ़ी टफ मानी जाती है, आ, कितना डिफरेंस आपको लगा? आपके अप्रोच में क्या इमीडिएट कोई चेंजेस लाना पड़ा आपको कोप अप करने के लिए? किस तरीके से अपने आप को आप मतलब अडॉप्ट कर पाए इस नए कोर्स के साथ में? लाइक 10th 12th मेरी पूरी स्कूलिंग ही आईसीएसई रही है। तो लोग कहते हैं ना ओके। कि 12th में सीबीएसई ले लो, एनसीईआरटी पढ़ो, ऑब्वियसली सही कहते हैं, आईसीएसई में एक्स्ट्रा चीजें बहुत होती हैं, बट स्टार्टिंग से आईसीएसई में रहा हूँ, उसका पैटर्न फॉलो किया है, तो एक प्रेशर कोपिंग अप मेंटेलिटी हमेशा से थी। तो उस वजह से कॉलेज आके मेरे को ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा। बस हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ही सब कुछ सब्जेक्ट्स होते थे ना, जो 12th में चैप्टर्स होते हैं बायो के, वो यहीं पे आके चलते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में बेसिकली उससे भी काम हो जाता है। तो उतना नया नहीं है, बस वो एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ 12th होता है। लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में ओके। आते हो, बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स आते हैं, पैरा क्लिनिकल, फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर आपको फीलिंग आने लगती है कि हाँ अब आप डॉक्टर बन रहे हो धीरे धीरे। अच्छा, तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहता होगा स्टार्टिंग के फेज में जब आप कॉलेज आते हो, क्योंकि वो एक ड्रीम होता है हर मेडिकल स्टूडेंट का कि हम डॉक्टर बने। तो जब आपके
है ना, जब आप क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, जब आपको पहली बार एप्रन दिया गया, वाइट कोट सेरेमनी आपकी हुई होगी, हम्म। तो उस समय का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लग रहा था आपको? उस टाइम तो मेजर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स आ रखे थे। लाइक फर्स्ट टाइम वाइट कोट पहनना होता है ना, कि आपको किसी ने अब लाइसेंस दे दिया दैट नाउ यू आर रेडी टू ट्रीट द पीपल इन द फ्यूचर, नॉट नाउ बट इन द फ्यूचर यू आर रेडी। मतलब इट फेल्ट जस्ट लाइक अ बिगिनिंग फॉर समथिंग वेरी ग्रेट। बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। आदित्य, कितना टाइम लगा आपको इस नए एटमॉस्फेयर में, कल्चर में, लैंग्वेज के साथ, फूड के साथ अडेप्ट करने में? क्योंकि पटना फ्रॉम बिहार, फिर आप बैंगलोर, आपके फादर पोस्टेड हैं हम्म। एचएएल में, उसके बाद में आप यहाँ से फिर बेलगावी चले गए, तो अलग अलग सिटीज़ आपने देखा इस बीच में, तो कैसे कोप अप कर रहे हैं इस नए इन्वायरमेंट में, और ऑल द न्यू सिटी, न्यू एवरीथिंग? लाइक ट्रांजिशन तो स्टार्टिंग से ही ले लाइफ में, लाइक पटना गया, देन कानपुर, देन बैंगलोर, देन अभी बेलगाम में हूँ। तो अडेप्ट करना तो स्टार्टिंग से ही मेरी आदत थी। तो यहाँ पे भी आया तो लैंग्वेज बैरियर मेरे को कभी फील नहीं हुआ। बाकी डीम्ड कॉलेज था तो फेल्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ मिनी इंडिया इनसाइड द कैंपस इटसेल्फ, पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस कमिंग एंड कलेक्टिंग टुगेदर अंडर द सिंगल रूफ। तो अपनापन ही फील होता था। लाइक आपके नॉर्थ के भी लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, मराठी भी हैं, जो कर्नाटका के लोकल्स भी हैं। बस आपकी मेंटालिटी है आपको किसके साथ कितना बना के रखना है, हाउ टू सरवाइव द कॉलेज लाइफ, बस इतना ही होता है यहाँ पे। मेरे तो सारे ही दोस्त हैं कर्नाटका मराठी वाले सब। और खाना, फूड एक बहुत बड़ा हो जाता है, एक एस्पेक्ट जहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार नहीं एक्सेप्ट कर पाते। क्या आपको लगा कि फूड इतना मुश्किल है एक्सेप्ट कर पाना? मुश्किल तो नहीं कहेंगे बट हाँ थोड़ा चेंज तो आता है। अब आप स्टार्टिंग से अगर आप नॉर्थ में रहे हो तो आपका फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, आपको पता है क्या खाना है। बट यहाँ पे थोड़ा साउथ का टेम्पो ज्यादा आ जाता है, देन कभी मराठी ट्रेडिशंस। तो जैसे सांबर इडली मेरी उतनी आदत नहीं थी खाने की, बट हाँ अब अगर वो आपको रोज ही मिलेगा, आपको कॉलेज जाने से पहले कुछ खाना है तो आप वो खाने लगोगे, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। तो आदत ऐसे ही बदलती है। क्या है टीचिंग का मेथोडोलॉजी आपके कॉलेज में? किस तरीके का अप्रोच वहाँ पे देखने के लिए मिलता है? लाइक यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में अनैट थ्योरी लेक्चर हॉल अलग है, फिजियो एंड बायोकेम एक में ही चलता है। लाइक सीटिंग तो ऑब्वियसली फॉर 250 सूटेड है। देन ओके। वही है, टीच नेक्स्ट पे होता है डिजिटल टीचिंग विद स्लाइड्स एंड पीपीटीज एंड प्रेजेंटेशंस। और कितना इन्वॉल्व होते हैं आप लोग डेली? कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस होती है आपकी? डिस्कशंस कैसे होते हैं आपस में? आप लोग क्या ग्रुप स्टडीज़ भी करते हैं, या फैकल्टीज़ आपको कुछ इस तरीके का टास्क देते हैं कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है लोगों को, और फिर उनसे कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ कराया जाता है? इसको डिफरेंटली कॉल ही करते हैं। एक होता है एसजीटी एंड अदर इज एसडीएल। एसजीटी स्मॉल ग्रुप टीचिंग एंड एसडीएल इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग ओके। एज द नेम से स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आपको आपस में कुछ प्रिपेयर करना होता है, देन टीचर विल आस्क यू टू प्रेजेंट। एंड सेल्फ डायरेक्टेड ओके। लर्निंग इज अ थॉट ऑफ थिंग जहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा होते हो। लाइक एवरी इंडिविजुअल इन द ग्रुप हैज टू प्रिपेयर समथिंग एल्स फॉर अ बिग टॉपिक। तो ये सेल्फ अच्छा अच्छा। डायरेक्टेड लर्निंग है। तो इससे यही होता ओके। है ना कि आपने अगर एक टॉपिक का सब टॉपिक पढ़ लिया तो आप उसे अपने ही ग्रुप में एक्सप्लेन करोगे, तो ऐसे सबके ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते हैं। इनिशियल स्टेज में तो हर कुछ नया होता है जब आप क्लासेस स्टार्ट करते हो जाना, और तो वो स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर था कॉलेज में, वो कितना कंफर्टिंग था आपके लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए? क्या इजी था वहाँ पे कोप अप कर पाना? नहीं, जब मैं कॉलेज आया था तो स्टार्टिंग में 15 दिन हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता था। तो एट दैट ओके। टाइम हमारी क्लासेस नहीं चलती थी, बस हमें बताया जाता था कि कॉलेज में क्या होता है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, व्हाट इज एमबीबीएस एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम ना हमारे विंग, एक्चुअली हमारे हॉस्टल में 3 विंग है, ए बी सी। और फर्स्ट ईयर ओके। में थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स रहते हैं, तो मैं बी विंग में था। तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं आप उन 10-15 दिन में उनसे मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, कहाँ से हैं नहीं है। फिर उसमें आपके दोस्त बनते हैं। तो 15 दिन 20 दिन में आपकी थोड़ी दोस्तियां होने लगती हैं। फिर जब कॉलेज स्टार्ट होता है बेसिकली इनटू फुल रिदम, तब तक आपका एक ग्रुप होता है जिनके साथ आप उठना बैठना शुरू कर देते हो। तो सब नए हैं, ओके। आप भी नए हो, तो सब अडेप्ट करते हैं तो आप भी करते हो, तो आपको ऐसा कुछ नया फील नहीं होता एज अ होल। ओके। ओके। मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं है, जो स्टूडेंट्स इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं तो वैसा कुछ नहीं है, आकर के सबके दोस्त बन ही जाते हैं, और हाँ। टाइम के साथ में सब ठीक हो ही जाता है। हाँ। जब कैडेवर ओथ हुआ आपका, उसके बाद में जब पहली बार आपको मौका मिला वहाँ पे, तो उस समय की फीलिंग क्या थी, और क्या रेशियो है कैडेवर
और स्टूडेंट के बीच का? एक कैडेवर पे कितने बच्चे होते हैं? Cadaveric oath is all about to respect the dead who teaches us. ये मेजर आइडियोलॉजी है जो आगे जाके हमारी सर्जरीज में भी काम आता है कि मतलब किसी चीज को हार्म नहीं करना ऑल दो इट्स डेड। हाँ, जब हाथ में पहली बार स्कैल्पल उठाया था तो थोड़ा वियर्ड तो नहीं बट समथिंग न्यू फील हो रहा था कि ये क्या है, क्या करना है। फिर जब स्किन हटाया, ओके। फिर फैट हटाया, बट जब इसको 2-3 बार करने लगे तो ऐसा लगा कि हाँ ये तो हम करते ही। और ओके। कैडेवरिक रेशियो का सीन, लाइक फॉर एवरी 15 स्टूडेंट देयर इज वन कैडेवर। यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ, क्योंकि कई लोग हमारे पास कमेंट अपने डालते रहते हैं क्या कि कैडेवर का रेशियो आप बताओ, या पेरेंट्स भी बात करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इंडिया में मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे आउट ऑफ 150 एक या दो कैडेवर मिलता है या तीन कैडेवर मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से। कितना रोल है इसका इम्पॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इनिशियल फेज में? इनिशियली हमारे फर्स्ट ईयर में तो हर वीक फॉर 3 days 2 hour इन अ डे डाइसेक्शन होता था। तो अगर आपके ओके। पास कैडेवर, एक ही कैडेवर में 15 लोग हैं या फिर 14 लोग हैं और रोज ऑब्वियसली कोई प्रेजेंट होता नहीं है तो 10 रहते हैं। अब सबको अगर ओके। हैंड ऑन करने का मौका मिलेगा, इफ एवरीवन गेट्स अ ट्राई, तो जिनका मन नहीं ओके। भी करेगा वो भी सोचेंगे कि मुझे डिसेक्ट करना है, मुझे देखना है क्या चल रहा है। बट अगर वही अच्छा। कैडेवर 30-40 लोगों पर ही एक है तो जिनका मन करेगा वो भी चले जाएंगे। तो डिफरेंस यही क्रिएट होता है कि जिसका मन नहीं है वो भी करेगा। काफ़ी पॉपुलर है आपका हॉस्पिटल उस पूरे रीजन में, और इनफैक्ट कर्नाटका में एक अच्छा नाम है। हम्म। प्रभाकर कोरी जी के नाम से हॉस्पिटल है आपके मेडिकल कॉलेज का। कैसा रहा आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस? जैसा आपने सुना था कि पेशेंट लोड बहुत है वहाँ पे, बहुत पेशेंट्स आते हैं, केसेस में काफ़ी वेरिएशन देखना मिलता है। जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी, तो उस समय कैसा लगा आपको? जैसे कि अभी प्रभाकर गोरे सर को भी अवार्ड मिला है, और ये ओके। हॉस्पिटल लाइक मॉडर्न एमेनिटी सब कुछ है यहाँ पे। जैसे ओटी होता है, जैसे मैं अभी सर्जरी या मेडिसिन में पोस्टेड रहता हूँ, सर्जरी में स्पेशली, तो यहाँ पे 2 दिन ओटी होते हैं मेरे वीक में। 1 day इज ओके। नॉर्मल ओटी, सेकेंड डे इज हाईटेक ओटी। तो ओके। डिफरेंस है दोनों में। हाईटेक ओटी इज लाइक समथिंग वेरी एडवांस्ड, वहाँ पे लाइक हम सिर्फ देख सकते हैं, हमें तो जल्दी एंट्री भी नहीं ओके। मिलती है। नॉर्मल ओटी वी कैन अच्छा। एंटर एंड सी व्हाट डॉक्टर्स आर डूइंग, व्हाट पीजीज आर डूइंग। हाँ, जब पोस्टिंग्स होती हैं, ऑब्वियसली सेकंड ईयर में हूँ तो क्लिनिकल पोस्टिंग, अब सेकंड ईयर एंड ही होने वाला है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तीनों साल में 9:30 to 12 होता है पोस्टिंग का टाइम। तो उस टाइम हाँ, ऐसा तो नहीं ओके। है कि पूरे दिन का लोड मैं देखता हूँ, बट जो स्टैट्स हैं वो तो यही है कि लाइक 2500 to 3000 ओपीडीज पर डे होती हैं। बट मैं भी चाहता हूँ तो अच्छा। वार्ड्स लगभग फुल रहती हैं, ऑप्स एंड गायनी तो लाइक स्पेस ही नहीं होता है। मतलब मैं वार्ड से निकल जाता था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ वॉक करके, बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा सीन अच्छा। रहता है। क्लिनिकल वेरिएशंस तो मतलब बहुत ही ज्यादा मिलती रहती है यहाँ पे, क्योंकि हर बेड भरा हुआ रहता है। आपको जब क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती है तब आप जाके देखोगे कि ओ समथिंग न्यू, आपके मुंह से निकल जाता है ओ ओके। समथिंग न्यू। तो यहाँ पे आपको जो पेशेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और वहाँ पे क्या आपको लैंग्वेज का कोई कंस्ट्रेंट आपको लगा? यहाँ पे जो मेजरली पेशेंट्स आते हैं मराठी, दे कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक हिंदी बोथ। And who are ओके। the local natives of Karnataka, they can barely understand Hindi, but they have a problem in speaking Hindi. सो ओके। यहीं पे आपकी फर्स्ट ईयर की बॉन्डिंग काम आती है, जहाँ आप दोस्त बनाते हो। तो आपके कुछ दोस्त ओके। ऐसे भी होते हैं जिनको कन्नड़ा आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मराठी आती है, और वो आपकी पोस्टिंग में ओके। एक दो रहते ही रहते हैं, तो आप उनकी हेल्प लेते हो, अच्छा। उनसे लेते हो, फिर ऐसे ही आपका प्रोसेस चलता हुआ रहता है। तो पैरेलली आप कोशिश कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि फर्दर में भी पीजी जब करेंगे तो शायद उस समय आपको इसकी और ज़रूरत पड़े? लैंग्वेज सीखना इज वन थिंग, बट ये सोच के सीखना कि पीजी भी यहीं से करूंगा, ये नहीं सोच रहा हूँ। लैंग्वेज ओके। सीख रहा हूँ। ओके। लैंग्वेज होता है कि कुछ चीजें समझ में आने लगी हैं, मराठी दोस्तों के साथ में ज्यादा रहता हूँ तो मराठी तो लगभग ओके। समझ में ही आने लग गई है मुझे। तो अच्छा। ऐसे ही होता है, इट्स द फ्रेंड सर्कल, इट्स नॉट द पेशेंट। पेशेंट के साथ तो आप 2-3 घंटा ही रहोगे, फ्रेंड सर्कल आप हमेशा ओके। उनके साथ रहते हो। और अभी थोड़ा सिटी के बारे में आप बताओ, और कॉलेज के आसपास की लोकेलिटी कितनी डेवलप्ड है? अब मन लग जाता है आपको कैंपस कैंपस के बाहर में? बेलगाम वैसे भी इज द सेकंड कैपिटल ऑफ कर्नाटका, सो ऑब्वियसली आउटस्कर्ट्स पे तो एकदम प्योर सीनिक ब्यूटी है। मतलब ओके। कॉलेज कॉलेज तो एकदम सिटी सेंटर, हार्ट ऑफ द सिटी पे लोकेटेड है। यहाँ पे निकलते ही सब कुछ मिलता है। जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, एवरीथिंग। फिर वहाँ पे निकले कॉलेज से जस्ट अटैच्ड ही एक तरह से KFC, CCD एंड ऑल। तो आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पे जाते ही लाइक हाईवे समथिंग, राइड्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ है। गोवा काफ़ी पास में है आपके कॉलेज से, कितनी बार गए?
गोवा में 2 या 3 बार गया हूँ अब तक। आदित्य, अभी मुझे ये बताइए क्या कि हॉस्टल जो आप हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर बाहर में आप रह रहे हैं? हॉस्टल में हूँ। तो हॉस्टल की शेयरिंग के बारे में पहले बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक मैं तो नॉर्मल डीम कोटा में हूँ, तो मैं चाणक्य हॉस्टल में रहता हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द ओके। अदर गाइज। तो यहाँ पे सिंगल शेयरिंग हम्म। अवेलेबल है और डबल शेयरिंग अवेलेबल है, ट्रिपल शेयरिंग पे है ही नहीं। ओके। मैं इस टाइम पे डबल शेयरिंग पे रहता हूँ। सिंगल ओके। शेयरिंग इज अवेलेबल बट मेजरली सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, दैट इज फ्रॉम थर्ड ईयर मोस्टली। वॉशरूम का क्या है, अटैच्ड है या फिर कॉमन है? फर्स्ट ईयर तो इट्स कॉमन वॉशरूम, सेकेंड ईयर यू हैव अ चॉइस ऑफ अटैच्ड एंड कॉमन वॉशरूम, सो आई टुक ओके। अटैच्ड। कॉमन वॉशरूम्स अभी भी हैं, लाइक इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। If you have the तो will, you कितने can लोगों के take लिए है वो? approx 40 rooms, so you can say it can accommodate 80 people, ओके। non-attached. और तो जितने रूम्स हैं, सपोज 40 रूम्स हैं और दो दो बच्चे होंगे एक रूम में, तो हाँ, लगभग 80 स्टूडेंट्स होंगे। तो उनके लिए कितने वॉशरूम्स वहाँ पे रखे गए हैं like अप्रॉक्सीमेटली? there are ओके। two wings, so approximately 12 you can count. और ये फैसिलिटीज़ जो है बॉयज़ के लिए भी सिमिलर है और गर्ल्स के लिए भी सिमिलर है? मतलब उनके लिए भी सेम फॉर्मेट है कि अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा? कॉमन हाँ, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर से आपको अटैच मिलेगा, अदरवाइज एनआरआई हॉस्टल के लिए जाइए, राइट? हाँ, गर्ल्स में भी ऐसा ही है मेजरली। और सारा फैसिलिटीज़ आपका इन कैंपस है? हाँ, मतलब जितनी आपकी बेसिक डेली लाइफ नीड्स हैं जो एक्स्ट्रा वेकेंड ना हो तो कैंपस में ही। थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में बताइए क्या कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी थी उस वक्त, हॉस्टल चार्जेस कितना पे कर रहे हैं और कुछ एड ऑन एक्सपेंसेस। तो जब मैंने एडमिशन लिया था, कॉलेज फीस वाज 19.15 लाख पर ईयर। ओके। हॉस्टल फीस वाज 1,08,000 पर ईयर इंक्लूडिंग द मेस। 1,08,000। हाँ, बट व्हेन आई शिफ्टेड द रूम इन द सेकेंड ईयर, it went up to hostel fees went up to like I guess 1,50,000 just because of the attached washroom. So this attached washroom option was not available in your first year, right? First year, it's not there. Or it is first come first? No, it's not there. Okay, it's not there. Okay. So 19.15 was your tuition fees, 1.08 was the hostel in the first year, and from second year it has become 1.50. इसके अलावा कोई miscellaneous charges like university fees, examination fees, etc. Basically, for one time they take it for the final exams. Nominal, it's I guess 1,200 per paper. There are total six Okay. papers. That's it. Okay. Based on this calculation, your total cost is coming around 90 to 92 lakhs rupees approximately, right? Yeah, Okay. approximate. इसके अलावा बुक्स वगैरह पे क्या एक्सपेंसेस आ जाते हैं? It depends on what kind of books you are taking. Like if international authors are concerned, then books are also 4,000 to 5,000 per, मतलब more than that also. I to go with Okay. Indian authors only. So Okay. 1,500, 2,000, one book per subject. Okay. And if you take Marrow and all, Marrow is like 10,000 in the first year, second year also 10,000. तो ओवरऑल जो एक कॉलेज में होना चाहिए एकेडमिकली, कॉलेज साउंड है, डू यू एग्री विथ इट? Yes, I totally agree with it. And clinically you are very happy that you are able to see the variations in cases on daily basis. You get surprises when you see a new kind of cases have come, Hmm. right? Okay, this is also sorted, and overall the campus has got everything whatever is needed for a basic day to day life, right? Yes. और सिटी के सराउंडिंग्स में भी आपको इतनी डेवलपमेंट मिल रही है जहाँ पे आपको इतना कोई मेजर इशू और चैलेंजेस नहीं लग रहा है कि आपको आते के साथ में एक आइसोलेटेड एक होता है रीजन में आप आ गए जहाँ पे आपको बिल्कुल मन नहीं लगना है, ऐसा आपको नहीं लगता है कि ऐसा है, राइट? सर यहाँ पे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ ही है, तो आइसोलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो और भी इजी है। बहुत अच्छा लगा आदित्य, आपसे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला, और बहुत कुछ स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनको भी काफ़ी इनपुट मिलेगा। आप क्या एडवाइस करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, उनके डिसीजन मेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर अकेले आना है उनको तो किस तरीके का माइंडसेट उनका होना चाहिए? कॉस्ट को लेकर के आपने क्लैरिटी दे ही दी है, क्या मतलब एक नॉर्मल रेटेड इंस्टीट्यूशंस की जगह पे जेएनएमसी जैसे बेलगांव को प्रायोरिटाइज करना कितना सही कॉल हो सकता है? लाइक जो लोअर रैंक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनसे भी बेटर है जेएनएमसी। तो बाकी ओके। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो फिर बाद में ही देखेंगे ना। इफ इट्स बेटर देन अ गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑब्वियसली एक ओके। या दो ही डीम्ड कॉलेजेस होंगे जिससे कंपैरेटिवली कंपटीशन में होंगे। क्योंकि आपके ऑप्शंस में मुझे लगता है क्या कि केएस हेगड़े का भी एक ऑप्शन था, जेएसएस मैसूर का भी एक ऑप्शन था,
और इन तीनों ऑप्शंस के बाद में बाकी जितने भी थे जैसे एमजीएम, नवी मुंबई या फिर औरंगाबाद या कलिंगा, ये सब ऑप्शंस थे, बट उसके बावजूद भी आपने जेएनएमसी के साथ में ही अपना डिसीजन बनाया। तो इसमें कभी कंफ्यूजन आई थी आपको उस समय क्या कि क्या उन ऑप्शंस के साथ में भी जाना चाहिए था? इफ कंपैरिजन करें जेएसएस और जेएनएमसी में, जेएसएस इज लोकेटेड इन मैसूर जहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रेवलेंस थोड़ा ज्यादा है, तो वो ओके, मेरे लिए चैलेंज हो सकता था। ठीक है। बट वो मेरे घर से भी पास था, लाइक मैसूर एंड बैंगलोर इज 2 और 3 आवर जर्नी, बट स्टिल मैंने जेएनएमसी लिया क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर मुझे उतना नहीं लगा था, ओके, लोकेलिटी अच्छी थी। एंड कलिंगा तो वाज नेवर ऑन माय लिस्ट, क्योंकि ठीक है कॉलेज अच्छा है बट कंपैरेटिवली जब मुझे अच्छा मिल रहा है उससे भी तो मैं क्यों लूंगा। एंड एमजीएफ, नवी मुंबई एंड ऑल, एट माय मार्क्स फीस वाज नॉट जस्टिफाइड। इवेंट्स वगैरह आपके कॉलेज में कितना फ्रिक्वेंटली किया जाता है? हाँ, लाइक जो आजकल के कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे हर हफ्ते, वीकेंड, जो भी होता है, महीने कॉन्सर्ट होता है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। इट्स अ ओके, अकेडमिकली स्ट्रिक्ट कॉलेज। यहाँ पे ओके। इवेंट्स फ्रेशर्स ही होता है। बहुत ओकेजनल हो गया कि समवन बिग कम्स और समथिंग हैपेंस, लाइक ओके, इट्स अ हैपनिंग प्लेस, बट ओके, नॉट ऑन दैट रेगुलर बेसिस। थैंक यू आदित्य, आपने बहुत इनपुट दिया। और जस्ट लेट मी समराइज कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जेएनएमसी डेफिनेटली नो डाउट ए हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशन है। और आदित्य ने भी काफ़ी इनपुट दिया, हमारे साथ में शेयर किया। आप सबको बता दूं क्या कि 2025 के सेशन में 1,96,000 के आसपास का इसका कट ऑफ रैंक था, क्लोजिंग रैंक था फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम, जहाँ पे 415 का अप्रॉक्सीमेट स्कोर था। इस साल का क्या सिचुएशन होगा, रैंक किस तरीके से स्कोर के अगेंस्ट पे होगी, वो डिपेंड करेगा। बट मोर और लेस आप मान के चलें क्या कि 1,80,000 से 1,90,000 या अप टू 2 लाख के रैंक के बीच में अगर आप हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना बेटर रैंक होगा उतनी आपकी पॉसिबिलिटी हाई होगी। और ज़रूर ऑप्ट करिए ऐसे इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे आपको एक होलसम एक्सपीरियंस मिलता है और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर योर वेलकम प्रीसियस सर। टाइम। कभी भी कुछ आपसे ज़रूरत हो, कॉलेज से रिलेटेड यस। कोई भी जानकारी हो, कोई भी स्टूडेंट आपको रीच आउट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। यस सर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू एवरीवन।